वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के मैथ सेट नंबर 21 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 589 से लेकर 639 तक के सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का जो मूल्य है वो 1458 रुपये दिया गया है और इसका क्रय मूल्य 1350, यानी जो सीपी है वो 1350 है और जो विक्रय मूल्य दिया गया है मूल्य उसका वो 1458 है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस स्थिति में कितना का लाभ हो रहा है, यानी 1458 में से अगर हम 1350 घटाएंगे तो यानी 108 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना में? 1350 में गुने 100। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा और फिर ये कितना से कट पाएगा, ये 9 से काट देते हैं। 9 से ये 12 बार में, फिर ये 9 से कितना बार में, 15 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 4 बार में, 3 से 5 बार में, फिर 5 से ये 2 बार में, यानी 4 गुने 2 8% का लाभ हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 2 3 4 5 5 7 8 के माध्य ज्ञात करें। माध्य मतलब क्या होता है? औसत होता है। माध्य मतलब औसत होता है, यानी अगर हमें औसत निकालना तो क्या करेंगे, सबको जोड़कर जितना संख्या रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। यानी अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 2 + 2 4 3 7 4 11 5 16 5 21 7 28 60 36। टोटल कितना संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8 8 संख्या है। अगर हम 4 से काटेंगे तो 2 बार में, 4 से 9 बार में, यानी 9/2 4.5 इसका माध्य आ जाएगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आदमी प्रातः 8 बजे अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू करता है, यानी 8 बजे जो उसका चाल है वो कितना है, 8 किलोमीटर प्रति आवर। 24 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, यानी डिस्टेंस अगर 24 किलोमीटर दूरी जब तय करेगा तो वो गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुंचेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 24 है और स्पीड 8 है, तो यानी 3 घंटा लगेगा। 24 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लगेगा। 8 बजे सुबह में यात्रा आरंभ किया और 3 घंटा उसको पहुंचने में लगेगा, तो इसका मतलब 11 बजे सुबह में पहुंचेगा। तो 11 बजे AM। AM मतलब क्या होता है, सुबह, एंटी मेरेडियन यानी दोपहर से पहले, और PM मतलब होता है पोस्ट मेरेडियन यानी दोपहर के बाद, यानी ये शाम हो जाएगा, PM। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 में से 4 क्रिकेट खिलाड़ी क्रमशः 13, 9, 5 और 11 पारियां खेल चुके हैं। अगर डेटा सेट का माध्य 9 है, यानी 5 व्यक्ति का जो अगर माध्य 9 है तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल उसका योग 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45। अगर 5 व्यक्ति का माध्य 9 है तो टोटल योग 9 × 5 = 45 हो जाएगा, जिसमें से 4 व्यक्ति का दिया गया है। 4 व्यक्ति का कितना है, 4 व्यक्ति का आपके पास हो जाएगा 13 + 9 + 5 + 11, यानी 11 9 20 और 13 5 18, यानी 20 18 38, यानी 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति का अगर हम टोटल योग निकालें तो 45 हो रहा है, जिसमें से 4 व्यक्ति का 38 है, तो जो 5वां व्यक्ति बचेगा उसका जो योग हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 92 नंबर तो बन चुका है। 93 नंबर, 5 आदमी एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी इस सवाल को हम लोग कुछ फॉर्मूला बना लेंगे। M1 × D1 = M2 × D2। ये बहुत ही ईजी सवाल है, यानी पहला बार 5 आदमी 9 दिन, तो 3 आदमी कितना दिन, हम मान लेते हैं x दिन, 3 से ये 3 बार में, तो x = 5 × 3 15 दिन आ जाएगा। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेची जाती है, यानी जब हम 35% छूट देंगे तो हम 65% में बेचेंगे। 100% किसी चीज़ का मूल्य 100% होता है, उसमें अगर हम 35% का छूट दिए तो इसका लोग 65% बेच रहे हैं। जब हम 65% बेचते हैं तो विक्रय मूल्य कितना आ जाता है, 26,000 रुपये आ जाता है। जब हम 1% पे बेचेंगे तब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 26,000 बटा 65। तो क्या चीज़ बोला, यदि छूट 15% है, यानी छूट 15% मतलब क्या, यानी हम 85% में जब हम बेचेंगे तब विक्रय मूल्य क्या जाएगा, यानी 26,000 बटा 65 गुने 85, यानी 5 से ये 13 से ये 5 बार में और 13 से ये 2 बार में, यानी 2,000। फिर 5 से अगर हम यहाँ देखें तो 17 बार में, यानी 17 गुने 2 34,000, उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सिंपल सा देखेंगे, जब हम 35% छूट पे बेचते हैं तब विक्रय मूल्य 65% होगा। जब विक्रय मूल्य 65% होता है तब उसका वैल्यू है 26,000, तो 1% का वैल्यू 26,000 बटा 65। जब हम 15% छूट देंगे तो यानी 85% बेचेंगे तब 85% का वैल्यू 34,000 आ जा रहे हैं।
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एस एक कार्य का 50% एक दिन में समाप्त कर सकता है और टी उसी कार्य का 25% एक दिन में समाप्त करता है। यानी जब एस और टी मिलेगा तो एक दिन में कितना परसेंट काम करेगा, यानी 50% एस कर देगा और 25% टी कर देगा, यानी 75% काम को एक दिन में करेगा एस और टी जब मिलेगा। यानी जब 75% काम दोनों मिलकर एक दिन में करता है तो 1% काम कितना दिन में करेगा, 1/75 दिन में करेगा। तो कोई भी काम 100% होगा तो 100% काम कितना दिन में करेगा वो निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। यानी यहाँ से अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, यानी 1.33D, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सिंपल ध्यान देंगे, जब एस एक काम का 50% एक दिन में करता है और 25% टी एक दिन में करता है, तो जब दोनों मिलेगा तो यानी एक दिन में कितना कर देगा, 50 ये 25 यानी टोटल 75%। यानी 75% काम जब एक दिन में होता है तो 1% काम कितना दिन में होगा, 1/75 दिन में। जब दोनों मिलेगा तो 100% काम 1/75 गुने 100 यानी 1.33 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी बासमती चावल 40 किलो का बैग 125 रुपये में तथा दूसरा 60 किलो का बैग 150 रुपये में खरीदता है। यानी अगर हम 40 किलो का बैग, तो वो पूरे स्टॉक को 20% के लाभ पे बेचता है तो उसका प्रति किलो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी अगर 40 किलो बैग 125 रुपये प्रति होना चाहिए, यानी 125 रुपये प्रति केजी के दर से खरीदता है, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। टोटल क्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 5,000 आ जाएगा टोटल विक्रय मूल्य। फिर अगर 60 केजी अगर 150 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है तो यानी 15 छक्के 90, फिर 20 9,000 टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यानी टोटल मिला के 40 + 60 100 केजी का टोटल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 9,5 14,000। 100 केजी का टोटल सीपी जो आ गया वो 14,000 आ गया। अगर हम पूरे स्टॉक को 20% लाभ पे बेच रहे हैं तो जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 14,000 गुने 120/100 यानी टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी टोटल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 140 गुने 20, ये टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें प्रति केजी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी 100 केजी का जो विक्रय मूल्य आएगा वो 140 गुने 20, तो 1 केजी का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, हम 100 से उसको डिवाइड कर देंगे तो यानी डबल जीरो कट जाएगा, यानी 14 दूना 28 रुपये 1 केजी का विक्रय मूल्य आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 120 है, ये 120 है ना, तो अगर हम 14 गुने 12 करेंगे यहाँ पे 1 केजी का जो विक्रय मूल्य आएगा वो 14 गुने 12 यानी 14 दूना 28 2 फिर 168 रुपये आ जाएगा। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे 140 गुने 120 बचा था। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्या के HCF 4 है और LCM के दो गुणनखंड 5 और 7 हैं, तो इनमें छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए LCM का गुणनखंड दिया गया है, LCM का गुणनखंड क्या दिया गया है, एक गुणनखंड 5 दिया गया है और दूसरा गुणनखंड 7 दिया गया है। LCM का दो गुणनखंड 5 और 7 दिया गया है। देखिए अगर HCF 4 है तो इसका मतलब दोनों संख्या में 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम पहला संख्या को क्या मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं, दूसरा संख्या को 7x मान लेते हैं। अगर LCM का दो गुणनखंड 5 और 7 दिया गया है तो पहला संख्या 5x हो जाएगा, दूसरा संख्या 7x हो जाएगा। लेकिन HCF जो है 4, ये तो दोनों संख्या में तो छुपा ही होगा। HCF क्या होता है, दोनों संख्या में तो छुपा रहता है। तो इसका मतलब अगर हम इसको 4 से गुना करेंगे तो पहला संख्या 20 हो जाएगा और दूसरा संख्या 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका HCF निकालेगा तो 4 आ जाएगा और अगर आप इसका LCM निकालेगा तो इसमें यानी 5 और 7 दोनों छुपा हुआ मिलेगा। तो इसीलिए इस सवाल का जो आंसर होगा, यानी सबसे छोटी संख्या जो होगा वो 20 हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या 28 हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा छोटी संख्या 20 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची जाती है। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी इस सवाल को हम डायरेक्ट बनाएंगे। छूट 15% मतलब क्या, 85%। 85% आप बेचिएगा, जो 85% बेचिएगा तो यानी 85 17 का मल्टीपल है, तो 17 का मल्टीपल और कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन नंबर डी। तो इस सवाल का राइट आंसर डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी आप लगा सकते थे ऑप्शन से। इसको बनाएंगे कैसे, जस्ट पहले वाले सवाल की तरह 10% छूट पे जब हम बेचते हैं तो यानी जो विक्रय मूल्य 90% होगा, जबकि विक्रय मूल्य 3600 रुपया दिया गया, 90% का वैल्यू 3600, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 यानी 40, 1% का वैल्यू 40,
जब हम छूट 15% देंगे तो 85% में बेचेंगे, तो 85% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 को 20, आठ यानी 800 को 32 प्लस 2 3400, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 12 किलो चीनी का मूल्य 6 किलो चावल के मूल्य के बराबर है, यानी 12 केजी चीनी का जो मूल्य है वो 6 केजी चावल के मूल्य के बराबर है। अगर हम इसको काटेंगे तो 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 केजी चीनी का मूल्य किसके बराबर हो जाएगा, 1 केजी चावल के मूल्य के बराबर हो जाएगा। 1 केजी चावल के मूल्य के बराबर हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को हम लोग रहने देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, 10 केजी चीनी और 8 केजी चावल का मूल्य 1040 रुपये, यानी 10 केजी चीनी प्लस 8 केजी चावल का जो मूल्य है वो टोटल 1040 है। तो क्या चीज़ निकालना है, 1 केजी चीनी का मूल्य निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो चावल है इसको भी हम लोग चीनी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 10 केजी चीनी यहाँ पे, अगर हम 8 किलो चावल को अगर हम लोग चीनी में बदलेंगे, यानी 1 किलो चावल 2 किलो चीनी के बराबर है, तो 8 किलो चावल 8 दूना 16 केजी चीनी के बराबर हो जाएगा, और टोटल विक्रय मूल्य 1040। अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो 26 केजी चीनी का जो मूल्य है वो 1040, तो 1 केजी चीनी का जो मूल्य हो जाएगा कितना, 6 चौका 24, 4 9 2 10, यानी 40। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें चावल का मूल्य निकालना होता तो हम क्या करते, चीनी को चावल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्या का HCF 6, LCM 108 है, यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हम लोग को फॉर्मूला पता ही है कि दो संख्या का जो गुणन होता है, गुणनफल, वो किसके बराबर होता है, LCM गुने HCF, LCM गुने HCF। तो पहली संख्या 12 दिया गया, दूसरा संख्या हम लोग y मान लेते हैं, LCM 108 दिया गया और HCF 6 दिया गया, 12 से 9 बार में, इन 9 गुने 6 54, यानी जो दूसरी संख्या आएगा 54, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसको देखिए, ध्यान केयरफुली अगर बनाएगा तो ये बहुत ही ईजीली बन जाएगा। ये 2 को 2 रहने देते हैं, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, तो हम क्या करते, इस कॉस को साइन में बदल देते हैं। अगर हम इस कॉस को साइन में बदलेंगे तो ये जो भी एंगल है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में से घटाना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें, कॉस 30 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं साइन 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 30। यानी अगर हम कॉस को साइन में बदलेंगे तो ये जो एंगल है उसको 90 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे हम लोग पता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो सेम वही तरीका से यहाँ पे अगर हम इस कॉस को अगर हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो एंगल है थीटा माइनस π/2, इसको 90 में से घटाना पड़ेगा, यानी 90 माइनस ये थीटा माइनस ये π/2, पाई का मान 180 होता है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, यानी -90 ये आ जाएगा अगर हम इस कॉस को साइन में बदलेंगे तो। अब आते हैं 3 यानी प्लस उसके बाद 3 साइन, देखिए ये π/2 क्या होगा, 90 प्लस थीटा, या थीटा प्लस 90 लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 90 प्लस थीटा। पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लेते, तो उसके बाद हम इसको देखेंगे। यहाँ पे देखें तो देखिए 2 साइन ये 90 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस 90 यानी ये दोनों 90 मिल के 180 हो जाएगा, माइनस थीटा, ये हो जाएगा पूरा कैलकुलेशन। और ये कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 3। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी 3 कॉस थीटा ये हो जाएगा, ये 3 कॉस थीटा हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के। और साइन 180 माइनस थीटा वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर ही होता है, यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, प्लस 3 कॉस थीटा। यानी अगर हम ये पूरे का कैलकुलेशन जब हम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन जब हम करते हैं, तब ये क्या आता है, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। और फिर ये क्या है, -3 साइन थीटा और -2 कॉस थीटा। ठीक है, तो 3 कॉस थीटा में से 2 कॉस थीटा जाएगा तो 1 कॉस थीटा बचेगा, फिर 2 साइन थीटा में से -3 साइन थीटा कटेगा तो माइनस साइन थीटा बचेगा, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। a+2b कितने किसके बराबर है, 55 के बराबर है, यानी a+2b इजिकल टू 55 दिया गया है।
और a-2b जो है वो किसके बराबर, -13 के बराबर है। तो हमें b का मान निकालना है। देखिए अगर b का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, a को कैंसिल करेंगे, और a को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को घटा देते हैं ताकि a कट जाए। अगर हम घटाएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस, और ये माइनस था तो प्लस। अब ये a से एक कट जाएगा, यानी 2b + 2b यानी 4b = 68। तो b = कितना हो जाएगा, 68/4 यानी 17। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि 10 संख्या का समांतर माध्य 35 है, 10 संख्या का जो औसत है वो 35 दिया गया है, प्रत्येक में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो नई श्रेणी का माध्य क्या होगा। देखिए जो चीज़ हम सभी संख्या में परिवर्तन करेंगे वही परिवर्तन औसत में भी होता है। अगर हम सभी संख्या में 2 जोड़ रहे हैं तो औसत में भी क्या होगा, 2 जुट जाएगा, यानी जो नया माध्य हो जाएगा वो 37। ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 वर्षों में एक राशि साधारण ब्याज के किस दर पर स्वयं से दोगुनी हो जाएगी। यानी दोगुनी हो जाएगी मतलब क्या, अगर मूलधन अगर 1 रुपया है तो मिश्रधन कितना बनना चाहिए, 2 रुपया। जो राशि हो जाती है वो क्या होता है, मिश्रधन होता है। अगर मिश्रधन 2 रुपया तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 2 में से 1 गया तो 1, ब्याज 1, और समय 10 साल दिया गया है, समय 10 वर्ष दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100। तो ब्याज 1 गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मूलधन 1 गुने समय 10, यानी 1 0 से 1 जो कर जाएगा, यानी जो भी दर आएगा वो 10%। ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक्स और वाई एक ही स्थान पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, तो 3 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी दोनों एक ही समय पर एक ही दिशा की ओर अगर चलता है तो 3 मिनट बाद उसका दूरी ज्ञात करें। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर दोनों एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं तो दोनों का जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर हम 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 किलोमीटर प्रति आवर उसका स्पीड आ जाएगा। और कितना देर में, 3 मिनट में। देखिए 4 किलोमीटर प्रति आवर है, अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 हो जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि जो भी आंसर लाना है हमें मीटर में लाना है। और समय कितना दिया गया, 3 मिनट, 3 मिनट दिया गया। ये जब मीटर पर सेकेंड में लाए तो इसको भी तो सेकेंड बदलना पड़ेगा ना। सेकेंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे। इसको भी हम लोग सेकेंड में बदल दिए और इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदल दिए। ठीक है, अब हम यहाँ से इजीली सॉल्व करके इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। यानी 6 गुने 3 18 कट जाएगा, यानी 4 गुने 5 20, और ये 10 यानी 200, यानी उस दोनों के बीच का जो दूरी आएगा 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किया। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम स्कोर 100 है, यानी अगर अधिकतम 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था तो 6 विषय में टोटल जो मार्क्स होगा वो कितना का हो जाएगा, टोटल मार्क्स 600 का हो जाएगा। टोटल मार्क्स 600, यानी टोटल विषय अधिकतम 100 मार्क्स का था तो 6 विषय में टोटल 600 मार्क्स हो जाएगा। अब इस 600 में अगर कोई विद्यार्थी 470 लाता तो उसका प्रतिशत क्या होगा, तो उसका प्रतिशत 470/600, टोटल 600 में गुना 100, यानी 1 0 0 का जाएगा, यानी 6 7 42, फिर 5 बचेगा, फिर 6 8 48, तो फिर 2 बचेगा, फिर 6 3 18, 6 3 78.33। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 500 रुपये प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है। यानी प्रति वर्ष 500 रुपये जमा करता है। जैसे अगर पहला वर्ष 500 रुपये जमा किया तो एक साल में 10% की दर से कितना ब्याज मिल जाएगा, यानी 500 का 10% कितना होता है, यानी 50 रुपये, 50 रुपये ब्याज मिल जाएगा। तो यानी एक साल के अंत में ये 550 रुपये बन जाएगा। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे प्रति वर्ष 500 रुपये जमा करता है, यानी एक साल का अंत, पहला साल जो 500 रुपये जमा किया था वो 550 रुपया बन गया, अब 500 रुपये और जमा कर दिया, यानी अब जो टोटल मूलधन हुआ वो कितना हो गया, 1050 रुपया हो गया टोटल मूलधन। ठीक है, अब ये 1050 पे अगर 10% की दर से अगर हम ब्याज निकालेंगे, यानी एक साल का क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक साल का बराबर ही होता है,
तो हम एक साल में साधारण ब्याज निकाले या चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, दोनों बराबर ही पड़ेगा। तो ये डबल जीरो कट जाएगा, यानी 105 रुपया यहाँ ब्याज मिल जाएगा, 105 रुपया, यानी 1050 रुपया ये रहा आपका मूलधन, और इस 1050 पे 105 रुपया ब्याज ये बन गया, यानी टोटल मिला के जो ब्याज बनेगा, अमाउंट बनेगा वो 1155 का। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कॉट 52 डिग्री वो बी के बराबर है, तो tan 38 डिग्री किसके बराबर होगा। देखिए अभी जस्ट पहले बोले थे कि अगर साइन 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, ये कॉस थीटा के बराबर होता है। सेम उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, ये कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये कॉट 52 को, ये जो कॉट 52 है हम इसको लिख सकते हैं tan 90, एक मिनट, हम इसको लिख सकते हैं ये कॉट 90 माइनस 38, ये कॉट 52 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 में से अगर हम 38 घटाएंगे तो 52 आ जाएगा, तो हम इस 52 को क्या लिखें, 90 माइनस 38। अब हमें पता है कॉट 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, यानी tan 38 के बराबर होता है। यानी कॉट 52 डिग्री किसके बराबर आ गया, tan 38 के बराबर आ गया। अगर कॉट 52 डिग्री का मान बी दिया गया है तो tan 38 डिग्री का भी मान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि कॉट 52 tan 38 के बराबर है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आयत की लंबाई L और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, 25% बढ़ा दी जाए, यानी लंबाई में भी 25% बढ़ाएंगे तो लंबाई अब कितना हो जाएगा, 125/100, और चौड़ाई में भी अगर हम 25% बढ़ाएंगे तब चौड़ाई कितना हो जाएगा, 125/100। यानी पहले जब लंबाई L और चौड़ाई B था तो इसका टोटल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, LB हो जाएगा। जब लंबाई में 25% बढ़ाएं तो इसका लंबाई अब 5L/4 हो गया, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 5B/4, 5B/4। तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 25LB/4। अब क्षेत्रफल आ गया, पहले क्षेत्रफल था LB, अब क्षेत्रफल हो गया 25LB/4, 4 × 4 16। तो कितना सेंटीमीटर का अंतर आ गया दोनों में, यानी इस दोनों में से अगर हम घटाएंगे LB माइनस 25/16 LB, तो इस दोनों का जो अंतर होगा 9/16 LB, यानी इस दोनों के क्षेत्रफल में अंतर आ जाएगा। हालांकि ये बड़ा था तो इसमें से हमको ये घटाना चाहिए था, लेकिन उल्टा घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, 9/16 LB, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्या का गुणनफल 24 है और वर्गों का योगफल 52 है, यानी दो संख्या में XY मान लेते हैं। अगर इस दोनों का गुणनफल x गुने y कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, और उनके वर्गों का योगफल यानी x² + y², ये कितना दिया गया है, ये 52 दिया गया है। तो क्या चीज़ निकालना है, उसका योगफल ज्ञात करें। देखिए अगर हम इस x² + y² को अगर फार्मूला में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये x² + y² किसके बराबर हो जाएगा, x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये किसके बराबर है, 52 के बराबर है। ठीक है, और इसमें xy का वैल्यू दिया गया, यानी x + y का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 2 गुने xy का वैल्यू 24, यानी 2 × 24 कितना हो जाएगा, 48 बराबर 52। तो यानी x + y का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया, ये 48 उधर ऐड होगा 52 में तो 100 हो जाएगा, तो x + y किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा, यानी संख्या का जो योग आया वो 10, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 25 मदों का औसत 40 है, एक मद 50 की जगह 25 लिखा गया। देखिए लिखना था 50 और लिखा गया 25, यानी कितना कम लिखे हम लोग, 25 कम लिखें, 25 टोटल कम लिख पाए हम। अगर हम औसत में बात करें, 25 अगर हम कम लिखे तो यानी 25 संख्या में कितना का कम लिख पाए हम, यानी औसत में एक कम लिख पाए। देखिए संख्या में अगर हम 25 कम लिखे हैं तो औसत में हम कितना कम लिखे हैं, यानी 25 संख्या था तो 25 हम डिवाइड कर देंगे, एक कम लिखे हैं, यानी इसका मतलब जो ओरिजिनल औसत होगा वो 40 से एक ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी समझिएगा फिर से इसको एक बार, यानी संख्या 50 की जगह अगर हम 25 लिखते हैं तो हम लोग कितना कम लिखे, 25 कम लिखे हैं। जब हम 25 कम लिखे तो इसका मतलब औसत में कितना कम लिखे, एक कम लिखे हैं,
औसत में हम लोग एक कम लिखे हैं, यानी जो पहले औसत 40 था वो एक कम लिखा गया है, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल औसत होगा वो 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ई और एफ मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। ई प्लस एफ जब दोनों मिलकर काम करते हैं वो 10 दिन में काम कंप्लीट करता है। यदि ई अकेला उस काम को 30 दिन में करता है तो एफ अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। यानी अगर हम ई प्लस एफ में से ई को माइनस करेंगे तो एफ का आ जाएगा। और माइनस करने का क्या तरीका होता है, ए गुना बी बटा बी माइनस ए, यानी 30 में से 10 गया 20, एक जीरो से एक जीरो कर जाएगा, 2 से ये 5 बार में 5 गुना 3 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी औसत निकालना है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ कर जितना संख्या रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। यानी 9 1 10, 7 3 10, 5 5 10, 6 4 10, 8 2 10। तो टोटल कितना योग आ जाएगा, 10 20 30 40 50, टोटल योग 50। टोटल संख्या कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। यानी इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो औसत आ जाएगा। यानी औसत कितना, 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। माता पिता और 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 और 8 वर्ष है। यानी माता पिता का अगर औसत आयु 30 है तो माता पिता का जो टोटल आयु होगा वो 60 हो जाएगा। अगर दोनों बच्चों का औसत आयु 8 है, यानी दोनों बच्चे ए भी मान लेते हैं, दोनों बच्चों का औसत आयु अगर 8 है तो टोटल आयु कितना हो जाएगा, 16। तो माता पिता और दोनों बच्चों यानी 4 व्यक्ति का जो टोटल आयु होगा वो 60 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 76। 4 व्यक्ति का टोटल आयु अगर 76 है तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 76/16, नहीं सॉरी 76/4, यानी कितना हो जाएगा, 19। यानी उसका जो टोटल परिवार का औसत आयु होगा 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज से संबंधित विषम कथन ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज से संबंधित कौन सा कथन गलत है। यानी सबसे लंबी भुजा सबसे बड़े कोण के विपरीत होती है। यानी ये बात सही है कि जो कोण सबसे बड़ा होगा उसका विपरीत भुजा भी सबसे बड़ा होगा। जैसे अगर मान चलिए ये 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, तो अगर हम ABC नाम दे दें, अगर हम बात करें इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन होगा, तो सबसे बड़ा भुजा इसमें हो जाएगा AB। सबसे बड़ा भुजा कौन होगा, सबसे बड़े कोण के सामने का भुजा जो यानी विपरीत भुजा होगा वो सबसे बड़ा होगा। यानी ये इसीलिए ये बात सही है, सबसे लंबी भुजा सबसे बड़े कोण के विपरीत होता है और सबसे छोटी भुजा सबसे छोटे कोण का विपरीत होता है। पहला बात सही है। दूसरा आते हैं, त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख आंतरिक कोण का योग। यानी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, यानी ये जो बाहरी कोण होता है, जैसे इसका नाम 1 देते, इसका नाम 2 देते, इसका नाम 3 देते हैं, यानी जो बाह्य कोण होता है वो किसके बराबर होता है, ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होता है। यानी आंतरिक, यानी ये बाह्य कोण का आंतरिक कोण ये हो जाएगा, इसके सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। यानी ये भी कथन सही है। अब तीसरा कथन आते हैं, कोई 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये भी बात सही है। यानी त्रिभुज में 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और 2 भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। यानी ये भी चीज़ सही है। चौथा कथन अगर देखें, एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्ग का योग होता है। देखिए ये चीज़ केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है। ये चीज़ केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है, सब त्रिभुज में लागू नहीं होता है। यानी ये जो है ये विषम कथन हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कंडीशन दिया गया ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है, जबकि ऐसा नहीं बोला गया कि ये, यानी यहाँ पे समकोण त्रिभुज का जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पे त्रिभुज का जिक्र किया गया। इसीलिए और ये जो तीनों चीज़ है ये सभी त्रिभुज में लागू होगा, और ये जो चौथा ऑप्शन है वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लागू होगा। तो इसीलिए इसका जो 4 है वो सबसे अलग कथन हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी इस ग्राफ को देखने के बाद आपको निकालना है औसत अधिकतम अंक किसने प्राप्त किया। यानी जो ज़्यादा अंक लाएगा उसका औसत भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम सबका अंक जोड़ेंगे तो श्याम का अगर हम अंक टोटल जोड़ते हैं तो ये 260 आता है। श्याम का टोटल अंक 260 आ जाएगा। सुनील का टोटल अंक 295 आ जाएगा। अगर हम इस सबको जोड़ेंगे 60 55 फिर ये 60 फिर 59 फिर 61 सबको जोड़ेंगे 295 आ जाएगा। अगर हम जगदीश का जोड़ेंगे तो 190 आएगा टोटल एक जगदीश का अंक, और राजेश का अगर हम टोटल अंक जोड़ेंगे तो 275 आएगा। ठीक है, और इस सब को जोड़ने के बाद इस डाटा को आप एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, एक जगह कलेक्ट करके रखेंगे ताकि आगे फिर से जोड़ना न पड़े। तो औसत अधिकतम अंक किसने प्राप्त किया, जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उसका औसत भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला 295 यानी सुनील, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
सुनील और जगदीश के कुल प्राप्तांक का अंतर कितना है? देखिए, सुनील का टोटल प्राप्तांक 295 है और जगदीश का टोटल प्राप्तांक 190 है। अगर हम इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो 105, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतिहास और भूगोल, नेक्स्ट सवाल, इतिहास और भूगोल दोनों में किसके प्राप्तांक अधिकतम है? इन इतिहास और भूगोल लास्ट का दो में किसके प्राप्तांक अधिकतम है? अगर हम इसका देखें, श्याम का देखें तो इतिहास और, अब इस डाटा का कोई ज़रूरत नहीं तो इसको मिटा देते हैं। अगर हम श्याम का देखें तो इतिहास और भूगोल में टोटल कितना अंक आता है इसका? 116, और इसका कितना आ जाता है? 120, और इसका टोटल अंक कितना आ जाएगा? यानी 75, और इसका टोटल अंक कितना जाएगा? 119। तो सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा सुनील का ही है इतिहास और भूगोल में। इस सवाल का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 मिनट में एक व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है तो उसका गति किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। यानी किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा? देखिए, 10 मिनट में अगर वो 1 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, तो 60 मिनट में वो कितना किलोमीटर जाएगा? 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 6 गुना समय में 6 गुना किलोमीटर जाएगा, यानी 6 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, तो उसका चाल क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं निकालना है, हमें जो चाल निकालना है वो मीटर पर सेकेंड में निकालना है। ये किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, मीटर पर सेकेंड में निकालना है। अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में बात करें तो उसका चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम इसको मीटर प्रति सेकेंड बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से, यानी 6 से ये कितना बार में कटेगा? 3 बार में, यानी 1.6666 आते रहेगा, यानी 1.67 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो जाएगा, 1.67 मीटर पर सेकेंड। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये सभी जो डाटा होगा वो मीटर पर सेकेंड में होगा, किलोमीटर पर आवर में नहीं, मीटर पर सेकेंड में होगा ये। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3.669 11.4 का चतुर्थ अनुपात। नहीं, चतुर्थ अनुपात जब भी बोला जाता है तो उसमें 3 संख्या दिया रहेगा और चौथा संख्या निकालना रहेगा, यानी इस सवाल में कुछ मिसिंग है। यहाँ पे 3.6 और ये 6.9 होना चाहिए, ये 6.9 होना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ अनुपात जब भी निकालना रहता है तो उसमें 3 संख्या दिया रहता है, चौथा संख्या निकालना रहता है। यानी कहने का मतलब है 3.6 और 6.9, 11.4, और चौथा अनुपात क्या होता है? चौथा अनुपात हम लोग x मान लेते हैं, यानी चौथा संख्या x मान लेते हैं। तो यानी इस दोनों का जो अनुपात होगा वही अनुपात इस दोनों का हो जाएगा, यानी 3.6/6.9 इजिकल टू 11.4 अपॉन x। ठीक है, ये पॉइंट हट जाएगा और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 नीचे आ जाएगा, 10। 36 से नहीं कट पाएगा, यानी अगर हम 3 से काटेंगे तो ये 12 बार में, और 3 से ये 23 बार में, 3 से 12 बार में, 3 से ये 23 बार में, फिर 3 से ये 4 बार में, और 3 से ये 38 बार में, और फिर 2 बार में, और फिर ये 19 बार में। यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा 23 × 19/20, यानी x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 23 × 19/20। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 21.9 अप्रॉक्स में इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चार वर्ष के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल जो है वो 48 है। देखिए, अगर इसको बेसिक से बनाएंगे तो पहला बच्चा का आयु x है, तो दूसरा बच्चा का आयु x+4, उसके तीसरा बच्चे का आयु x+8, यानी 4 वर्ष का अंतर है। फिर उसका अगला बच्चा का आयु x+8 4 12, और इस सब का जो योग है वो कितना दिया गया है? इस सब का योग आपका दिया गया 48 दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसको बेसिक से ये औसत से बनाएंगे, औसत मान के, देखिए 4 बच्चों का आयु का योगफल अगर 48 है, अगर हम 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका औसत आया वो 12 आ गया। तो 12 जब औसत आएगा इसका मतलब 2 बच्चा 12 साल से छोटा होगा, 2 बच्चा 12 साल से बड़ा होगा। ठीक है, और 4 4 का अंतर होगा, तो इसका मतलब इसको 10 और इसको 14 मान लेते हैं।
14, और इसको 10 में से 4 गया तो 6, और ये 14 4 18। अब देखिए 4 4 का अंतर हो रहा है, और इसका औसत भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इन सबसे छोटे बच्चा को जो आया है वो 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 3 3 4 6 7 का माध्य निकालें। माध्य मतलब औसत। इन औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको जोड़कर जितना संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं। सबको जोड़ेंगे तो 3 2 5 3 8 4 12 6 18 7 25, टोटल योग 25 आ गया। और इसको कितना से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 2 6, यानी 6 से डिवाइड करेंगे। 6 चौका 24, 1 बचेगा, फिर 6 का 6 4 बचेगा, 6 छक्के 3 4.16। अगर हम अप्रॉक्स बात करें तो ये 4.17। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। 16 और 24 का मौसो और लॉसो ज्ञात करें। यानी 16 और 24 8 का मल्टीपल है तो मौसो 8 हो जाएगा, और लॉसो 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। ये तो बहुत ही ईजी सवाल था। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कॉस स्क्वायर 90। कॉस 90 कितना होता है, 0 प्लस कोसेक स्क्वायर 90। कोसेक 90 कितना होता है, ये कोसेक 90 ये 1 हो जाएगा। फिर कॉट 45 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 में से गया 0। इस सवाल को दूसरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉस 90 0, फिर कोसेक 90 1, फिर कोसेक 90 किसका, साइन 90 का उल्टा होता है, तो साइन 90 1, तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। और कॉट 45 1, यानी 1 में से गया 0। ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। के ने एक राशि 1 वर्ष के लिए निश्चित साधारण ब्याज की दर पर लेने के लिए सहमत हुआ, लेकिन ऋणदाता ने ब्याज की दर 3% बढ़ा दी, जो 120 रुपया बनी। यानी 3% बढ़ाने पे कितना रुपया बन पाता है, 120 रुपया बन पाता है एक साल में। अगर यहाँ पे 2 साल रहता, अगर हम 3% बढ़ाते तब ये 6% बढ़ता, जो कि 120 रुपया बनता। लेकिन यहाँ पे एक ही साल का बात कर रहे हैं, तो अगर हम 3% बढ़ाएंगे, 3%, तो टोटल कितना बनेगा, एक साल में 3% ही बनेगा। और ये कितना बन रहा है, 120। 3% का वैल्यू 120, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4000। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी ने 10 किलो चाय 400 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी। उसने आधी मात्रा 20% हानि पर और शेष 10% लाभ पर बेच दिया, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इन्हें हमें प्रतिशत ही निकालना है, तो हम ओरिजिनल क्राइमूल से कोई मतलब नहीं हमें, हम केवल किलो से ही बना लेंगे। कैसे बनेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे टोटल 10 किलो चाय था, 10 किलो में आधी मात्रा, यानी इसका मतलब कितना हो गया, 5 केजी। 5 केजी को अगर हम 20% हानि पर बेचें, तो इसका मतलब 1 रुपया का हानि हो गया। 1 रुपया का क्या हुआ, हानि हो गया। अगर हम इसको काटेंगे तो 1 रुपया का, यानी 1 रुपया का हानि हो गया। फिर आधी मात्रा कितना बचा, 5। अगर हम इस 5 केजी को 10% के लाभ पे बेचेंगे, तो इसका मतलब कितना लाभ होगा, 0.5 का लाभ होगा। यानी यहाँ पे हमें 50 पैसा लाभ हो रहा है, यहाँ पे ओवरऑल 1 रुपया हानि हो रहा है। तो फिर भी हमें 50 पैसा, यानी 0.5 का तो हानि ही हो रहा है ना ओवरऑल। अगर हम इस दोनों को देखेंगे कंबाइंड रूप से, तो 0.5 का हानि हो रहा है कितना में, 10 केजी में। 0.5 का हानि हो रहा है 10 केजी में, गुने 100, यानी यहाँ से हम लोग हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। ये 10 कटेंगे तो 0 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 5% का हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 5% का हानि। यहाँ पे 5% का लाभ दिया गया, यानी ये इस सवाल का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5% का हानि। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है। तो उसके अंकों के बीच का अंतर, यानी 2 अंकों की संख्या हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, 10x + y के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर हम इसको पलट देंगे तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 10y + x के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, और इस दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया गया, 54 दिया गया है। तो यानी 10x में से अगर हम x को घटाएंगे तो 9x बचेगा, और y में से अगर हम 10y को घटाएंगे तो -9y आएगा, बराबर 54। तो अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो x - y बराबर 54। तो 9 से ये कितना बार में कटेगा, 6, यानी x - y कितना आ गया, 6। इन दोनों अंकों के बीच का जो अंतर आया वो क्या आ गया, 6। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। y × y⁴ -y² -y का मान ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर 5 हो। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, y कॉमन ले लेते हैं।
अगर हम y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा और यहाँ क्या बचेगा वाई क्यूब और यहाँ क्या बचेगा y और यहाँ क्या बचेगा -1। तो y के बदले में 5 तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू ये कितना हो जाएगा 125 माइनस 5 -1 इन 5 एक 6 यानी 119 हो जाएगा टोटल इसका कैलकुलेशन। इन 125 को अगर हम 119 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2975। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्या का लॉसो 66 है, उस संख्या का अनुपात 2:3 है। अनुपात में लॉसो कितना हो जाएगा 2 × 3 6 और जबकि लॉसो कितना देंगे 66 यानी 6 का वैल्यू जो है वो 66 दिया गया तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11। तो क्या चीज़ निकालें संख्या का योग। संख्या का योग कितना हो जाएगा 2 + 3 5 तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 55। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो घनात्मक पूर्णांक का योग 34 है, उनका अंतर 8 है। इन दो घनात्मक पूर्णांक हम लोग x y मान लेते हैं। x + y कितना दिया गया 34 और x - y कितना दिया गया है 8 दिया गया है। तो इसका गुणनफल पता करें। देखिए अगर बड़ी संख्या इस तरह से x + y 34 दिया गया है और x - y अगर 8 दिया गया, अगर हमें बड़ी संख्या निकालना है x निकालना है बड़ी संख्या तो क्या करेंगे दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। 38 + 4 कितना होता है 42। अब 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21। अगर हमें छोटी संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 34 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26। 26 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 13 यानी छोटी संख्या 13 आ जाएगा। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 21 × 13 यानी 13 × 13 13 26 1 27 273। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर x + y 34 दिया गया कुछ दिया गया हो और x - y भी कुछ दिया गया हो, अगर बड़ी संख्या x निकालना है तो क्या करना है दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना। अगर छोटी संख्या निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2.5 मीटर चौड़े एक फुटपाथ एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है के चारों ओर हैं। तो बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है ज्ञात करें। यानी पूरा बगीचा का क्षेत्रफल यानी फुटपाथ सहित बगीचा का क्षेत्रफल हमें यहाँ निकालना है। जैसे एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। ठीक है, इसके चारों ओर 2.5 मीटर इसके चारों ओर 2.5 मीटर एक आयताकार 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ बनाया गया है। देखा अगर 2.5 मीटर चौड़ाई का अगर हम फुटपाथ बनाते हैं तो ये 2.5 हो जाएगा और ये भी 2.5 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल लंबाई ये टोटल लंबाई कितना हो जाएगा 10 अब प्लस अढ़ाई इधर बढ़ेगा अढ़ाई इधर 5 इधर बढ़ेगा तो टोटल लंबाई 15 हो जाएगा। सेम उसी तरह से ये भी लंबाई 2.5 ये भी 2.5 मीटर चौड़ा है और ये भी 2.5 मीटर है। तो यानी इसका जो टोटल चौड़ाई होगा वो कितना हो जाएगा 5 इधर बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा। अढ़ाई इधर बढ़ेगा अढ़ाई इधर यानी 5 बढ़ेगा तो टोटल लंबाई 8 था और तो 8 5 13 हो जाएगा चौड़ाई। यानी अगर हम रास्ता सहित बगीचा को देखें तो लंबाई 15 आ जाता है और चौड़ाई 13 आ जाता है। तो रास्ता सहित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15 × 13 यानी 195। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब दो बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। यानी जब फादर की आयु 54 वर्ष था तब दो सिस्टर हम ए भी मान लेते हैं। इस दोनों का जो अंतर है वो 4 था और पिता जो है वो माँ से 2 वर्ष बड़ा है। यानी उसके मम्मी का जो आयु होगा वो 52 वर्ष हो जाएगा क्योंकि पिताजी जो है वो माँ से 2 वर्ष बड़ा था। छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। यानी जो छोटी बहन बी है उसका जो आयु है वो माँ की आयु का आधी है। तो माँ की आयु कितना था 52 52 का आधा 26 यानी बी का जो वैल्यू है वो 26 है। तो हमें ए का निकालना है तो ए कितना हो जाएगा यानी 26 + 4 30 यानी जो बड़ी बहन का आयु होगा 30। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कार प्रारंभ के 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है और अगले 20 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो उसका औसत गति ज्ञात करें। यानी औसत गति बराबर क्या होता है टोटल दूरी बटा टोटल समय। औसत गति बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 30 किलोमीटर यहाँ और 20 किलोमीटर यानी टोटल डिस्टेंस हमें 50 किलोमीटर ये तो पता चल चुका है।
टोटल समय कैसे निकालेंगे? अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा को 30 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, टोटल समय 30/60 यानी 0.5 घंटा समय यहाँ लगेगा। फिर अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा यानी यहाँ 1/2 ही रहने देते हैं, 1/2 घंटा यहाँ लगेगा। अगर 20 किलोमीटर दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो टोटल समय कितना लगेगा? 20/80 समय बराबर क्या, तो दूरी बटा 4 यानी 1/4 घंटा यहाँ लगेगा। टोटल समय जो होगा वो 1/2 घंटे यहाँ और 1/4 घंटा यहाँ, यानी 3/4 घंटा टोटल समय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमें 50 पता था, टोटल समय 3/4 यानी 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 200/3 यानी 66.67 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 विद्यार्थी की 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय में 5% गणेश अंक देने का फैसला किया, तो छात्र का नया अनुपात पता कीजिए। देखिए, सबको 5% गणेश अंक मिला ना, तो कोई अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1:2:3 ही रहेगा। क्योंकि अगर हम इसमें 5% गणेश देंगे तो 105% इसका भी हो जाएगा, इसका भी 105 हो जाएगा और इसका भी 105 हो जाएगा, तो तीनों 105 105 105 कट जाएगा, तो 1:2:3 ही इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आदमी ने एक साइकिल को 3000 रुपये में खरीदा, 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ, तो उसे मूलधन और ब्याज 12 समान किस्त में लौटाया, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितना है? देखिए, अगर 3000 रुपया साइकिल का दाम था तो 12% के दर से ये टोटल राशि कितना हो जाएगा? 112% हो जाएगा। अमाउंट निकाल लेते हैं, तो यानी यहाँ डबल कटेगा, यानी 3360 रुपया टोटल अमाउंट बन जाएगा। अगर हम 3000 रुपया साइकिल 12% दर से ब्याज दर से लेंगे तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 3360। अब इस टोटल अमाउंट को अगर हम 12 किस्त में लौटाना चाहें तो प्रत्येक किस्त में कितना देना पड़ेगा? 12 से डिवाइड कर दें, यानी 12 दूना 24, 9 बचेगा, 12 अट्ठे 96 यानी 280 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या करें, हम टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। अब इस टोटल अमाउंट को हम लोग कितना किस्त में दे रहे हैं? 12 किस्त में दे रहे हैं, तो एक किस्त में कितना देना पड़ेगा? 280 रुपया। ये सवाल तो हो चुका है। अब अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जो माध्य है वो 58 है, यानी हम टोटल 100 छात्र मान लेते हैं। टोटल 100 छात्र में से अगर माध्य 58 था तो टोटल अंक कितना हो जाएगा? टोटल अंक 5800। अगर टोटल छात्र का औसत अगर 58 था तो टोटल अंक कितना हो जाएगा? 100 छात्र का 5800। अब इस 5800 में से क्या होता है, इस 100 छात्र में से 20% यानी 20 छात्र का औसत अगर 60 था तो टोटल अंक 20 छात्र जो टोटल अंक वो 1200 लाया होगा। अगर 30 छात्र यानी 30 छात्र का अगर औसत 40 था तो टोटल अंक यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। तो यानी 30 20 50 छात्र का अगर टोटल अंक का बात करें तो 2400 हो जाएगा, और 100 छात्र का टोटल अंक 5800 था। अगर 100 छात्र में से अगर हम 50 छात्र का माइनस कर देंगे तो 50 छात्र बाकी का बच जाएगा, यानी 5800 माइनस 2400, तो कितना बचेगा? 3400 बच जाएगा। बाकी 50 छात्र का टोटल अंक, ये टोटल अंक। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये 3400 को 50 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, यानी 5 6 30, 5 8 40 यानी 68। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी छात्र का जो माध्य आएगा वो 68 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस राज्य में सबसे कम वर्षा हुई? यानी सबसे पहले हम देख लेते हैं सभी राज्यों की जो वर्षा का है उस सबको पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में टोटल कितना वर्षा हुआ? एक मिनट। अगर हम जम्मू कश्मीर को जोड़ेंगे 11 11 22 10 32 और फिर 12 44 यानी टोटल 4400 वर्षा हुआ। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में टोटल कितना हो गया? 11 11 22 10 32 और 13 4500 यहाँ पे हुआ वर्षा। अगर हम पश्चिम बंगाल को जोड़ेंगे तो पश्चिम बंगाल में टोटल 4900 वर्षा हुआ है। अगर हम गोवा को जोड़ेंगे तो गोवा में टोटल 5500 वर्षा हुआ है।
और अगर तमिलनाडु को जोड़ेंगे तो तमिलनाडु में टोटल 4350 वर्षा हुआ है। तो सबसे कम औसत किसका होगा, यानी जिसका टोटल सबसे कम होगा उसका औसत भी सबसे कम होगा। तो सबसे कम 4350 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस राज्य में जून से सितंबर तक वर्षा में एक क्रमिक वृद्धि दिखा गया है, यानी किस राज्य में जून से लेकर सितंबर तक एक वृद्धि दिखा गया है। अगर हम ऑप्शन केवल इसमें 2 2 4 1 5 दिया गया ना, तो हम केवल ऑप्शन को ही चेक करते हैं। हिमाचल प्रदेश का बात करें, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे वृद्धि नहीं हुआ, यहाँ पे कमी हो गया है। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नहीं होगा, वृद्धि देखना है हमें। पश्चिम बंगाल अगर हम देखें तो यहाँ से कमी ही हो गया, जून से जुलाई में कमी हो गया, जबकि हमें वृद्धि देखना है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। गोवा का बात करें तो गोवा में पहले 1000 था, फिर 1300 हुआ, फिर 1500 हुआ, फिर 1700 हुआ। एक क्रमिक वृद्धि 200 का वृद्धि देखा जा रहा है, क्रमिक वृद्धि। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा गोवा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वर्ष के किस महीने में सबसे कम वर्षा हुई, किस महीने में सबसे कम वर्षा हुआ। अगर हम जून को जोड़ेंगे तो जून में टोटल कितना वर्षा हुआ, सबको पहले जोड़ेंगे। तो अगर सबको जोड़ेंगे तो जून में कितना हो, 11 11 22 10 32 और 12 44 और ये 14, 5600 टोटल वर्षा हो जाएगा। 5800, 34 14 5800 टोटल वर्षा हो जाएगा। अगर यहाँ देखें 11 11 22 सिंगल डिजिट 11 11 22, अब फिर ये 13 दूना 26, 22 इधर था और 26 इधर था, तो ये 48 हो गया। 48 और 10 5850 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ देखिए 10 10 20 10 30 और ये कितना हो गया 27, यानी 5700 हो जाएगा। अगर यहाँ टोटल देखें तो 12 13 25 10 35 35 ये हो गया, और 11 और 17 28 ये हो गया, यानी टोटल कितना हो जाएगा 63, यानी ये टोटल 6300 हो गया। तो सबसे कम वर्षा कहाँ हुआ, यहाँ 5700, यहाँ 5850, यहाँ भी 5800, तो यानी 5700 सबसे कम वर्षा अगस्त में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।